हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल एक फ्रेंच इंजीनियर और इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स प्रेजेंट किए हैं, 14 गाइडलाइंस प्रेजेंट किए हैं, जिनको हम एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स काम को डिवाइड करना, काम को बांटना। ये पॉइंट को, ये कैप्शन को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपके 7 सब्जेक्ट है, तो क्या 7 सब्जेक्ट कोई एक ही टीचर पढ़ाता है? नहीं, है ना। वो 7 सब्जेक्ट की अलग अलग टीचर्स होती है उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। जैसे जो टीचर का मैथ्स अच्छा है वो मैथ्स पढ़ाते हैं, जिनका इंग्लिश अच्छा होता है वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, जिनका कंप्यूटर अच्छा होता है वो कंप्यूटर पढ़ाते हैं। तो जैसे स्कूल में स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को बांटा है, वैसे हेनरी फ्योल क्या बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में भी काम को बांटो। जो भी काम होगा उसको एम्प्लॉयज के स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग बांटो। जो एम्प्लॉय जो काम में अच्छा है उन्हें वो काम करने दे दो, तो वो काम अच्छे से करेगा, है ना। तो वो बोलता है ऑर्गेनाइजेशन में भी डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। जो भी काम है उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दो। सेकेंड है ऑथोरिटी मीन्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर 2 साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक कॉइन का 2 साइड है। मतलब जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहां पे ऑथोरिटी होनी ही चाहिए। ये कैप्शन को भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक टीचर को 200 स्टूडेंट्स संभालने के लिए दे दिया है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको 200 स्टूडेंट्स को संभालना है, उनको मैनेज करना है, क्लास में चुप बिठा के रखना है 200 स्टूडेंट्स को। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है पर उनको ऑथोरिटी नहीं दी है, पावर नहीं दी है कि वो उनको डांट सकते हैं, उनको ये वाली पावर नहीं दी है। तो क्या वो बच्चे मैनेज हो गए? नहीं, क्योंकि वो डांट नहीं सकते हैं। उनको बोले संभालो, वो कैसे सुनेंगे, है ना। तो इसको हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझते हैं। सपोज कोई मोबाइल का सेल्स बढ़ गया है, तो सेल्स मैनेजर ने बोला कि आपको और प्रोडक्शन करना पड़ेगा क्योंकि इसका डिमांड बढ़ रहा है। तो सेल्स मैनेजर ने उनके वर्कर्स को बोला कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको 100 मोबाइल बनाने हैं ये वीक के अंदर। उन्होंने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है ये वीक में 100 मोबाइल बनाने की, पर उनका काम हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल गई कि उनको 100 मोबाइल बनाना है, पर उनको ऑथोरिटी ही नहीं दी है कि अगर आपको कुछ इक्विपमेंट कम पड़ रहा है, कुछ चीजों की जरूरत है, तो उन लोग डिमांड कर सकते हैं, उन लोग मंगा सकते हैं। ये पावर ही नहीं दी है, तो इस वजह से क्या हुआ, उनका काम कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए हेनरी फ्योल क्या बोल रहे हैं कि जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ना, जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वहां पे थोड़ी बहुत पावर भी दो। बैलेंस रखना चाहिए कि कितना ऑथोरिटी देना है और कितना ऑथोरिटी नहीं देना है। ओके, थर्ड पॉइंट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए। अभी डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा, तो ये भी मैं आपको स्कूल के एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आपके स्कूल की डिसिप्लिन क्या हुई, आप सबका यूनिफॉर्म है, आप लोग कभी भी आपके घर के कपड़े पहन के नहीं आ सकते हो। कोई ओकेजन हो तो अलग बात है, पर ऐसे ही नॉर्मल डेज पे आप लोग आपके घर के कपड़े पहन के नहीं आ सकते हो। और स्कूल का टाइम है कि इतने बजे क्लासेस स्टार्ट होती है, इतने बजे क्लासेस खत्म होती है ना। तो ये सब क्या हुआ, डिसिप्लिन हुई कि लेक्चर स्टार्ट होने के पहले आपकी प्रेयर होती है, फिर स्कूल खत्म होने से पहले आपकी प्रेयर होती है। ये आपके स्कूल की डिसिप्लिन है, मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन है जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है। तो हेनरी फ्योल क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन रखना है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए जिससे डिसिप्लिन मेंटेन होगी। ओके, नेक्स्ट
यूनिटी ऑफ कमांड। अभी ये कैप्शन क्या बता रहा है हमें, कमांड में यूनिटी होनी चाहिए, है ना। इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपके क्लास में एक साथ दो टीचर्स आ गए, एक ने बोला अकाउंट्स निकालो और एक ने बोला ओसी निकालो, तो भी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको किसका सुनना है ना। तो आप क्या चाहोगे कि एक टाइम पे कोई एक टीचर आके पढ़ाए तो वो ज्यादा बेटर होगा, ऐसे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वैसे ही हेनरी फ्योल क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में भी कमांड करने के लिए कोई एक ही पर्सन होना चाहिए। अगर एक टीम को एक से ज्यादा लीडर्स कमांड करेंगे, आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा और उन लोग गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके जगह पे क्या होना चाहिए, अगर कोई एक टीम है वहां पे कोई एक ही लीडर होना चाहिए, एक ही सुपरियर होना चाहिए जो कमांड कर सके। अगर ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा एम्प्लॉयज के बीच में और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्शन भी एक ही तरीके का होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए जिसपे उनको चलना है। अगर एक से ज्यादा प्लान होगा तो भी कंफ्यूजन होगा कि उनको फॉलो क्या करना है ना। तो हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में भी यूनिटी होनी चाहिए। जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे ऑर्गेनाइजेशन में, वो सबके पास एक प्लान होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू अ जर्नल इंटरेस्ट। ये कैप्शन क्या बता रहा है कि मैनेजमेंट एक कलेक्टिव एक्टिविटी है, सबको साथ लेके चलने वाली एक्टिविटी है। पर्सन, डिपार्टमेंट सबको कोऑर्डिनेट करना मैनेजमेंट में आता है ना। तो इससे क्या होता है, मैनेजमेंट एक कलेक्टिव एक्टिविटी है जो कोऑर्डिनेट करता है पर्सन और डिपार्टमेंट को। इससे क्या होता है, बिजनेस का गोल अचीव होता है। तो डायरेक्टली हमें ये कैप्शन क्या बता रहा है, ये कैप्शन हमें ये बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन इंटरेस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए। मतलब देखो, अभी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे, और एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं कि उनको वेजेस ज्यादा मिले, उनको सैलरी ज्यादा मिले, है ना। दोनों अलग अलग चीजें चाहते हैं। तो ये कैप्शन क्या बता रहा है कि पहले कॉमन इंटरेस्ट पे ध्यान दो, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या है वो देखो, वो फुलफिल होने के बाद इंडिविजुअल का इंटरेस्ट देखना है हमें। ओके, नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल। रेम्यूनरेशन मीन्स जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, उनके बदले जो हम उनको रिटर्न देते हैं उसे बोलते हैं रेम्यूनरेशन। और पर्सोनल मतलब एम्प्लॉयज। तो हेनरी फ्योल क्या बोल रहे हैं उनके प्रिंसिपल्स में कि हम लोग जब भी रेम्यूनरेशन देते हैं एम्प्लॉयज को, तो वो रेम्यूनरेशन किस पे बेस होना चाहिए, उनके वर्क पे बेस होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि सबके लिए हमने एक कॉमन सा वेज सेट कर लिया कि सबको इतने ही देना है। जो एम्प्लॉय ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है उसको ज्यादा रेम्यूनरेशन दो, जो वर्कर थोड़ा कम काम कर रहा है उसे कम वेजेस दो, कम पैसे दो। ये हम लोग ने FW टेलर में भी पढ़ा था, उसका भी प्रिंसिपल यही बोलता है कि वर्क के अकॉर्डिंग उनको वेजेस देनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर को डेलीगेट नहीं करने का, पावर्स को बांटने का नहीं, और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर को बांटना। तो हेनरी फ्योल क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस की साइज को देखो और डिसाइड करो कि उनको सेंट्रलाइजेशन रखना है या डिसेंट्रलाइजेशन रखना है। अगर बिजनेस छोटा है तो वहां पे पावर को बांटने की कोई जरूरत नहीं है, तो वहां पे हम लोग सेंट्रलाइजेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना। पर अगर बिजनेस की साइज बड़ी है
तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन मीन्स एक के पास पावर होगा तो सब मैस हो जाएगा। तो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा तो वहां पे हमें कौन सी पॉलिसी यूज करनी है, डिसेंट्रलाइजेशन। मीन्स हम लोग स्टेजेस के अकॉर्डिंग पावर को बांट सकते हैं, जैसे टॉप, मिडल, बॉटम। ओके, नेक्स्ट स्केलर चेन। ये प्रिंसिपल किसको इम्पोर्टेंस देता है? ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में चेन मेंटेन करनी चाहिए। कैसी चेन? टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेके बॉटम लेवल एम्प्लॉय तक की चेन रखना चाहिए कि किसको किसके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये पहले से ही बना के रखना चाहिए। तो हर एम्प्लॉय अवेयर होगा कि वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, उसको किसके ऑर्डर्स सुनने हैं। इससे भी कंफ्यूजन नहीं होगा और जो भी काम है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑर्डर। ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंस देता है, 2 पैरामीटर्स को इंपॉर्टेंस देता है, रॉ मटेरियल अरेंजमेंट और सोशल अरेंजमेंट। क्या है ये कैप्शन? क्या बोल रहा है कि हर चीज ऑर्डर में होनी चाहिए, रॉ मटेरियल ऑर्डर में होना चाहिए। सपोज हम लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन में जो जो चीजों की जरूरत है, जो जो रॉ मटेरियल की जरूरत है, उसको ऑर्डर में रखना चाहिए, सीक्वेंस में रखना चाहिए कि प्रोडक्शन में हमें इसके बाद इसकी जरूरत है, इसके बाद इसकी जरूरत है। तो वो सीक्वेंस में होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए, तो जिससे ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, किसके बाद क्या यूज करना है वो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये कैप्शन क्या बोल रहा है कि हमें सब एक एप्रोप्रिएट प्लेस पे रखना चाहिए। जैसे रॉ मटेरियल को एप्रोप्रिएट प्लेस पे रखना चाहिए, एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर में रखना चाहिए, वैसे ही स्किल्ड एम्प्लॉयज को भी सूटेबल प्लेस पे रखना चाहिए, है ना। स्किल्ड एम्प्लॉय शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस। स्किल्ड एम्प्लॉय को करेक्ट प्लेस पे रखना चाहिए। अरेंजमेंट शुड बी डन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सूटेबल एम्प्लॉय इन सूटेबल प्लेस। करेक्ट एम्प्लॉय को करेक्ट प्लेस पे रखने के लिए अरेंजमेंट करना चाहिए। समझ में ये वाला कैप्शन? ऑर्डर मीन्स सीक्वेंस में रखना, लाइन में रखना, जो चीजों की जरूरत है उसके बाद कौन सी चीजों की जरूरत है, बोलते हैं ना ऑर्डर्स में रखते हैं हर चीज, उस तरीके से। नेक्स्ट कैप्शन है इक्वलिटी। ये कैप्शन क्या बता रहा है हमें? ये प्रिंसिपल क्या बता रहा है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इक्वालिटी होनी चाहिए। वो मैनेजर हो कि वर्कर हो, सबको सेम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है, ऐसे हेनरी फ्योल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे वो कि सुपीरियर को उनके वर्कर्स के साथ एप्रोप्रिएट बिहेव करना चाहिए। जो रूल वर्कर्स के लिए बने हैं वही रूल मैनेजर्स को भी फॉलो करने चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर ऑर्गेनाइजेशन में इक्वालिटी है तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि उनमें हार्मनी क्रिएट होगी, मैनेजर और वर्कर्स का रिलेशन और अच्छा होगा। तो अच्छे रिलेशन के वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेबर टर्नओवर कम होगा। तो ये 11th प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इक्वालिटी होनी चाहिए, मैनेजर से लेके वर्कर्स तक। नेक्स्ट 12th प्रिंसिपल क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल टेन्योर। टेन्योर मीन्स लीगल राइट टू लिव इन अ प्लेस। पर्सोनेल मतलब वर्कर्स, स्टेबिलिटी ऑफ वर्कर्स टेन्योर। परमानेंट एंड स्टेबल एम्प्लॉयज आर असेट ऑफ एनी बिजनेस। ये कैप्शन क्या बोल रहे? जो भी एम्प्लॉयज परमानेंट है, बहुत समय से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट्स होते हैं, क्योंकि उनको ऑर्गेनाइजेशन का सब नॉलेज होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पता होता है। तो वो वर्कर्स जो बहुत टाइम से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो क्या हुए? असेट्स हुए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। As an employee remain for a long time in any place, his knowledge of system result into more productivity. अगर कोई भी एम्प्लॉय बहुत टाइम से एक यूनिट में काम करेगा तो उसका नॉलेज बढ़ेगा,
नॉलेज बढ़ेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी, काम करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे अरेंजमेंट करना चाहिए। कैसे अरेंजमेंट, प्रमोशन देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर वो प्रमोशंस देता रहेगा, उनको एंकरेज करेगा, ट्रेनिंग दे के नॉलेज बढ़ाता रहेगा, तो कोई भी वर्कर्स काम छोड़ के नहीं जाएंगे और वो वर्कर्स परमानेंट हो जाएंगे। और अगर वर्कर्स परमानेंट हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना, और वो क्या बन जाएंगे, बिजनेस का असेट्स बन जाएंगे। 13th प्रिंसिपल दैट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है, इनिशिएटिव एक्शन दैट इज टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक्शन लेना, खुद का ओपिनियन शेयर करना, खुद के आइडियाज देना, उसे बोलते हैं इनिशिएटिव। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक इंडस्ट्री में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे वर्कर्स एंकरेज करें उनको कि वो कुछ इनिशिएटिव लेवे, खुद के आइडियाज सामने लाए। और जब भी कोई वर्कर्स खुद के आइडियाज बताता है, अपना ओपिनियन शेयर करता है, तभी मैनेजमेंट को उसके आइडियाज सुनने चाहिए। तो उससे क्या फील होगा कि वो एम्प्लॉय भी ये ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो और अच्छे से काम करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन में। इनिशिएटिव की वजह से क्या होता है, इंडिपेंडेंट वर्किंग स्ट्रेंथ डेवलप्ड होती है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप्ड होती है। तो हेनरी फ्योल क्या बोल रहे हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई वर्कर्स इनिशिएटिव लेता है कोई भी चीजों में तो उसे एंकरेज करना चाहिए। 14th प्रिंसिपल, स्पिरिट दे क्रॉप, फीलिंग ऑफ वननेस। कोई भी इंडस्ट्री के सक्सेस पे म्यूचुअल रिलेशनशिप का सपोर्ट होता है, मैनेजर और एम्प्लॉय। अगर कोई भी बिजनेस सक्सेस हुआ है तो वो सिर्फ मैनेजर के वजह से ही नहीं हुआ है और सिर्फ वर्कर्स के वजह से ही नहीं हुआ है, दोनों के बीच में हार्मनी थी। एम्प्लॉय और वर्कर्स का रिलेशन अच्छा रहता है तो ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस कर सकती है। तो ये प्रिंसिपल किसको इम्पोर्टेंस देता है, टीम वर्क को इम्पोर्टेंस देता है। हेनरी फ्योल क्या बोलते हैं कि कभी भी आई नहीं होना चाहिए, मैंने किया है, हम, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने किया है। आई को वी से रिप्लेस कर दो। हर ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैंने ये बिजनेस को आगे लेके गया है, हमने लेके गए हैं, ये वर्ड यूज करना चाहिए। ऐसे हेनरी फ्योल का कहना है।